जय श्री राम दोस्तों। आज हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए जो आए हैं उन्हें किसी तरह की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अजय ठाकुर की, जो एक नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर थे। उनके नेतृत्व में हमने 2016 का वर्ल्ड कप विन किया था। उन्हें ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रीडर कहा जाता है। आज भी उन्हें फ्लाइंग ठाकुर कहा जाता है कबड्डी के गलियारों में। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम मिस्टर अजय ठाकुर और उनकी लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अजय सर, वेलकम टू VR हिमाचल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप एक रूरल भारत से निकल के आते हो। आपने जिस टाइम पे कबड्डी खेलना शुरू किया था, बहुत से लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं थे। तो आपकी जो एक अर्ली जर्नी थी वो किस तरीके से रही थी? देखिए, जब मैंने आप सही बोल रहे हैं, जब मैंने शुरुआत किया था तो हिमाचल में स्पोर्ट्स का उतना कल्चर नहीं था। उसका कारण था कि हमारा एक जो पहाड़ी क्षेत्र है, ग्राउंड बहुत कम थे उस टाइम पे। पर लेकिन मेरा आगे जाने का सिर्फ एक ही पॉइंट अच्छा रहा, वो तो मेरे फादर। क्योंकि मेरे फादर एक अच्छे रेसलर थे और उनका सपना था कहीं ना कहीं कि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। तो उस टाइम पे आप ये देख लीजिए, परिवार की जो फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, फैसिलिटी भी नहीं थी। तो किसी कारणवश वो खेल नहीं पाए, मतलब देश के लिए नहीं खेल पाए। लेकिन मेरी मम्मी बताते हैं कि जब हम पैदा हुए थे, हम 2 भाई हैं, एक मेरे से बड़े हैं और हमें सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है। तो मेरी मम्मी बोली जब हम पैदा हुए थे तभी से हमारे फादर लगे थे बोलने कि मेरा एक बेटा देश के लिए ज़रूर खेलेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। मतलब उन्होंने ये सपना अपने दिल में ऐसे ही ठान लिया था कि यार मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा ज़रूर करेगा। तो हमें याद है कि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था और मेरा भाई 6th स्टैंडर्ड में था, हमें जब से कंटिन्यू ग्राउंड लेके जा रहे हैं मेरे फादर। और उन्होंने हमेशा एक ही बात बोलनी कि बेटे मेरा सपना है लाइफ में कि तुम्हारी चेस्ट पे ऐसे तिरंगा लगा हो, इंडिया लिखा हो, है ना। तो मैं तो जब से ही मैंने ऐसे ठान लिया था कि यार कुछ भी हो लाइफ में, जो मेरे फादर का सपना है इसको ज़रूर पूरा करेंगे। सर, ये जो आप पीरियड बताते हो ना, आई थिंक ये पीरियड है 1995 और 2000 के बीच में, बिकॉज आप 87 बॉर्न हो, ठीक है? 86 बोर्न हूँ मैं। हाँ, तो ये है, आप ये मान लीजिए कि 97 96 का। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मैक्सिमम 1990s बॉर्न है या 2000 बॉर्न है। तो उनको एक पता नहीं है कि 1990s के बीच में और सन 2000 के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। 2000 के अंदर बहुत बड़ा एकदम से एक शिफ्ट आया था, जहाँ पे 2003-4 के अंदर लोगों के हाथ में मोबाइल दिखने शुरू हो गए थे, जिस टाइम पे इनकमिंग कॉल भी 10-15 रुपए की होती थी। जी। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। हाँ, बिल्कुल जीरो। और ऐसे टाइम पे आपने एक ऐसा डिसीजन लिया था कि मुझे, या आपके फादर ने एक डिसीजन लिया था कि मेरे को अपने बेटे को कबड्डी में भेजना है, जहाँ पे एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी और हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी बात की आप अगर देखें कि मेरे से पहले कोई नहीं था। मतलब प्लेयर्स थे ऐसे नामी की, जैसे कि किसी को अर्जुन अवार्ड मिला हो कबड्डी में हिमाचल में, है ना। एक मतलब असंभव सी चीज़ें लगती थी। मतलब ऐसे मेरी मदर को बहुत डर लगता था कि यार इससे पहले तो कोई हुआ नहीं, कैसे होगा मेरा बच्चा, कहीं ऐसे ही मतलब कि बोल रहे हैं कि बैक फुट पे ना रह जाए। ये बहुत सारी चीज़ें मेरे फादर के मन में भी चलती, लेकिन मेरे फादर ने देखा हुआ था, मेरे फादर के मन में भी थी। वैसे तो मेरी माता जी के मन में, उनको लग रहा था कि हिमाचल से यार ऐसा प्लेयर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा बन जाएगा। मतलब असंभव सा लगता था उस टाइम पे। जब हमने शुरू किया, जब हम बोलते थे ऐसे कि एक दिन मैं अर्जुन अवार्डी बनूंगा, तो लोग भी ऐसे हंसते थे कि यार ये आज से पहले तो कोई हुआ नहीं। सर, तो ये सब चीज़ें नेचुरल है। अगर हम लोग उस टाइम की भी बात करते हैं तो अगर 100 करोड़ आबादी थी, तो अल्टीमेटली प्लेइंग के अंदर तो 16 बंदे ही आने वाले हैं, 17 बंदे ही आने वाले हैं, है ना। पर उस टाइम पे आपने कुछ इसका बैकअप सोच के रखा हुआ था कि मुझे कबड्डी के साथ नहीं, नहीं बैकअप कुछ नहीं। मैंने सिर्फ लाइफ में एक ही मेरा एम था कि मैंने कबड्डी खेलना है बस। मैं आपको ये आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जब 33 साल का हूँ, जब मैंने शादी करवाई, मैंने सोच लिया था कि मैं या तो कबड्डी में हीरो बनूंगा, नहीं तो मैं लाइफ अपने अकेले बिताऊंगा ऐसे ही लाइफ में। शादी नहीं करूंगा तो फिर नेचुरल है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी कम आएगी। तो मैं तो ये सजा लिया था अपने मन में कि अगर मैं बनूंगा तो मैं कबड्डी प्लेयर बहुत अच्छा बनूंगा, अपनी लाइफ सेट करूंगा। अगर नहीं हुआ, मतलब 1% चांस आप ऐसा मान लीजिए कि इसमें लक भी बहुत काम करता है, कि भगवान ने अगर मेरा साथ ही नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ तो अकेला तो मैं गुजारा कर ही लूँगा अपना, इतना का प्लेयर तो मैं बन ही जाऊँगा। सर, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे उस टाइम जी। पे। सो उस टाइम पे ट्रेनिंग के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि आपको गियर चाहिए, ट्रेनर चाहिए, कोई कोचिंग करने तो वो पीरियड आपका कैसा निकला? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप उस टाइम पे अपना ट्रेनिंग किस तरीके से करते थे? मैं वही बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे कुछ नहीं था ऐसे ट्रेनर। हमारे बड़े भाई थे,
राकेश कुमार जो फर्स्ट इंटरनेशनल वो हिमाचल से वो हुए कबड्डी के, वो हमें ग्राउंड में सिखाते थे। अच्छे शूज़ नहीं थे, किट नहीं थे, मतलब ऐसे लोकल में जो ऐसे कोई 35 या 30 रुपीज़ की जो निक्कर या बनियान आती थी वो पहन करके हम लोग खेलते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं फर्स्ट ईयर में हुआ, जब मैं पहली बार मैं दिल्ली खेलने गया, वहाँ से मैं किट लेके आया, मुझे अभी भी याद है, वो 350 रुपये की आई थी। तो लोगों में ऐसे हो गई, यार 350 रुपये की किट लेके आ गया ये। मेरे फादर ने पैसे दिए कि सबसे अच्छी किट लेके आना, वहाँ पेस की होती थी एक, वो मैं लेके आया। तो मैं हॉस्टल में सब उसको देखने आए कि यार इतनी महंगी कि, और बड़ी ज़बरदस्त, मतलब बहुत अच्छी थी उस टाइम के हिसाब को। तो ऐसा दौर था हमारा। तो अब ट्रेनर ये तो भूल ही जाओ, हमें जो हमारे सीनियर प्लेयर थे ना वही सिखाते थे। बट सर जब आप लोग ट्रेनिंग करते थे तो उसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर आपका पार्ट क्या क्या रहता था, मतलब क्या क्या करते थे? देखिए, हम अपने सीनियर से सुनते थे कि भाई अगर आपने कबड्डी खेलनी है तो आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। तो उसके लिए ऐसे हमारे सीनियर बताते थे, हम सीनियर से पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। फिर वो बताते थे हमें कि इसके लिए आप ज़्यादा रनिंग करो, स्प्रिंट्स लगाओ, डन लगाओ, है ना, अच्छा खाना खाओ। तो वो चीज़ें हम लोग करते थे अपने सीनियर की बातें सुन करके। नॉर्मली सर जब बच्चे अपना खेलना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग होती है गली मोहल्लों से जी, स्टार्टिंग होती है अपने गांव से, फिर आप थोड़ा सा स्कूल में खेलते हो। तो आपकी ये प्रोग्रेशन कैसे चली, मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी फर्स्ट बिग ब्रेक कहाँ पे मिली थी? ये मेरे लिए बेनिफिट ये था कि मेरे गांव में कबड्डी पहले से खेली जाती थी। मेरा गांव कबड्डी के लिए मशहूर था, मतलब ऐसे माना जाता था कि मेरे गांव का नाम दबोटा है, कि दबोटा के प्लेयर सबसे अच्छे होते हैं शुरू से ही। ये हमारे, मुझे लगता है मेरे दादा के टाइम से हमारे गाँव का एक नाम था हिमाचल में कि यार दबोटा के जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं या लोग हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब अच्छा खेलते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट था। और फर्स्ट टाइम मुझे जहाँ से मुझे लगा कि अब मैं प्लेयर बन ही जाऊँगा, मैं इंटर कॉलेज खेलने के लिए नाहन गया हुआ था। तो वहाँ पे जो मेरे गुरु हैं श्री नंदलाल ठाकुर जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ये सपना दिखाया कि यार तू इंटरनेशनल बन सकता है, तू उस पद पे जा सकता है जहाँ जो लोगों का सपना होता है। उन्होंने मतलब ऐसे होता है कि मार्गदर्शन टाइप ना मुझे एक रास्ता दिखाया। वहाँ से मुझे फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं वहाँ से उसके बाद। सर जिस पीरियड की आप बात कर रहे हो ना, ये वो पीरियड था जिस टाइम पे क्रिकेट पीक पे थी। बिल्कुल। उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर, जी, सौरव गांगुली, बिल्कुल ये सारे होते थे। तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया कि यार मैंने गलत स्पोर्ट्स चूज कर ली हुई है उस टाइम? नहीं, क्यों, असल में ऐसा होता है ना जी, क्योंकि वो हमारी साइड थोड़ी पॉपुलर है गेम कबड्डी। टाइम तो वो ऐसा था ना कि जब उस टाइम पे अगर अखबार पे नाम आ जाए ना, अखबार में अगर नाम है तो लोग ऐसे उठा के घूमते थे। वो वैसा टाइम था उस टाइम पे। मुझे लगता है गांव में भी हमारे एक ही अखबार आती थी उस टाइम पे, जिस टाइम की मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। मतलब बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, पर ये रहा कि मुझे वो बोलते ना कि मेरा गुड लक ये रहा कि मुझे हमेशा अच्छे लोगों का साथ मिला। मेरी लाइफ में भगवान ने मुझे जिनसे भी मिलाया वो बड़े अच्छे थे। किसी ने मुझे पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की, सब ने मेरा हाथ ही पकड़ा कि चल हम तुझे आगे लेके जाते हैं। जिसने मेरी गेम को देखा उनको लगा कि यार ये बच्चा बनने वाला है। सर हमारे यहाँ पे गांव के अंदर और भी रिवाज होते हैं, लोकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी, लोकल मेले लगते हैं, उसके अंदर गेम्स होती हैं, उसके अंदर कप्स होते हैं। तो ऐसे लोकल लेवल पे भी आप पार्टिसिपेट करते थे? मैंने बहुत किया है जी। मुझे लगता है कि शायद ही कोई हिमाचल का ऐसा प्लेयर जिसने मेरे जितना लोकल टूर्नामेंट्स खेले होंगे। लोकल से ही मेरी पहचान हुई। मेरा नाम वैसे निकनेम मेरा सोनू है, अजय ठाकुर। तो मुझे जब मैं अच्छे लेवल पे का प्लेयर बन गया तब मुझे लोग अजय ठाकुर के नाम से जानने लगे। वैसे मेरा निक नाम मेरे लोकल एरिया में जब टूर्नामेंट खेलता मुझे सोनू के नाम से जानते थे सभी। तो काफ़ी पॉपुलर थे हम अपने टाइम में। जो लोकल एरिया में टूर्नामेंट खेलते थे तो काफ़ी नाम था हमारा उस टाइम। कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ा उस टाइम? नहीं, कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ते थे। हाँ जी। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम पे कैश प्राइज़ नहीं होता था, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे आपको कप दे देंगे, प्लेट दे देंगे, ऐसे डोंगे टाइप दे देंगे, ऐसे यही नाम होते थे। तो इस सारी चीज़ों के साथ फिर एजुकेशन का बैलेंस किस तरीके से होता था? कभी सोचा था कि एजुकेशन को भी एजुकेशन तो ये है कि मेरी मम्मी ने हमें ना ज़बरदस्ती वो स्टडी करवाई। क्योंकि मेरी मम्मी ने एक प्राइवेट स्कूल में गांव में एक टीचर था, भगत सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल था, उसमें टीचर थे हिंदी के। तो वो बस पिटाई कर के पढ़ाते रहते थे हमें। बस जो हमारी बेसिक जो एजुकेशन थी वो हमारी इसलिए अच्छी होगी क्योंकि मेरे मम्मी ठीक मतलब एजुकेटेड थे, तो वो हमें पढ़ाते थे जी। सर जिस टाइम पे आपने नेशनल लेवल को ब्रेक किया, उस टाइम पे हर साल हर बार ऐसा होता है सर, आप हर 4-5 साल के बाद उठा के देखोगे तो आज का जो कंपटीशन होगा वो पिछले 5 साल के कंपटीशन से हमेशा ज़्यादा होगा जी। आप अपने टाइम को देखते हो और आज के टाइम को देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज आज के प्लेयर्स के लिए क्या आता है उस चीज़ के अंदर?
देखिए आज जो चैलेंज है ना, वो मैं मानता हूँ जैसे कि ये हमारा जो स्मार्टफोन आ गया ना हमारे हाथ में, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। हमारे टाइम में ना सब भी पूरा गांव हमारा ग्राउंड में आता होता था, बच्चे मतलब खड़े होने के लिए वहाँ जगह नहीं मिलती थी। आज की डेट में बच्चों को लेके आने पड़ता है, ग्राउंड लेके आना पड़ता है। अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो कम से कम 200 प्लस वहाँ पे चैनल आ रहे हैं। फ़ोन एक बार आप ओपन करोगे तो आपको पता ही लगा कि आपका 1 घंटा 2 घंटे कब वेस्ट हो गए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपके बच्चे फ़ोन को छोड़ दें। हमारे टाइम पे ये था, हमारे टाइम पे फ़न करना या रिक्रिएशन के लिए बस यही था कि ग्राउंड चले जाओ, ग्राउंड में जाके खेल लो। तो ये मुझे लगता है कि आज के प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास जो टाइम पास के संसाधन बहुत है, ग्राउंड की तरफ बहुत कम बच्चे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में आया था, मैं फ़र्स्ट टाइम जब मेरी पोस्टिंग हुई उन्ना में, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इंदिरा गांधी ग्राउंड गया देखने के लिए, सिर्फ 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे कबड्डी की। मुझे लगा यार इतना बड़ा ग्राउंड और यहाँ पे बच्चे ही नहीं आ रहे प्रैक्टिस के लिए। फिर मैंने एक लड़के के साथ मिल करके यहाँ पे एकेडमी ओपन की। अब जा कर के वहाँ पे मुझे लगता है कि जो 50-60 बच्चे आते हैं अब आने शुरू हुए हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं जी। ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिकॉज उस टाइम पे मैं भी यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में आता होता था। सबसे ज़्यादा फोकस उस टाइम पे एक क्रिकेट के ऊपर होता था और आपको सिर्फ वाइट किट में सिर्फ बच्चे दिखते थे वहाँ पे, और कोई स्पोर्ट नहीं था। पर अगर आज के टाइम पे आप वापस अगर इंदिरा गांधी स्टेडियम जाते हो, आपको बच्चे बैडमिंटन खेलते भी दिखेंगे, वॉलीबॉल खेलते भी दिखेंगे, बास्केटबॉल खेलते भी दिखेंगे, बिल्कुल, और बॉक्सिंग के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हुए बिल्कुल दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर, जो एक बात मैंने पूछनी भी आपसे पर्सनल लेवल पे पूछूंगा, सारा कुछ हमेशा ट्रेनिंग तो चलती नहीं होगी, हमेशा एजुकेशन तो चलती नहीं होगी, फ्री टाइम में क्या करते थे? नहीं, मैं काफ़ी, मैं अपने दोस्तों को बोलता होता हूँ, मैंने लाइफ में कभी बंक नहीं मारा जी। फ्री टाइम मेरी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने ऑफ सीजन माना हो अपनी लाइफ में कि यार अब ऑफ सीजन है मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ। मैंने कंटिन्यू 15 से 20 साल मैं कंटिन्यू ग्राउंड गया हूँ। मेरी लाइफ में कभी ऑफ सीजन नहीं आया कि यार, नहीं, कभी भी नहीं लाइफ में। मुझे लगता है शायद मैं भी यही मेरा एक कारण है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं ना कबड्डी का पहला पद्मश्री अवॉर्डी हूँ, पहला खिलाड़ी हूँ आज तक का जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, वो इसलिए कि मेरी मेहनत इतनी थी। मतलब मुझे लगता है मेरे से अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, पर मेरी मेहनत, मुझे लगता है कि मैंने मेहनत इतनी की है लाइफ में कि मुझे ये अवार्ड मिला है। मैंने कभी अपनी लाइफ में बंक नहीं किया जी, कभी भी, कभी मेरी लाइफ में ऑफ सीजन नहीं आया। मैं अगर 20 साल कबड्डी खेला हूँ तो मैं 20 साल ही मैं रेगुलर ग्राउंड गया, सुबह शाम हर रोज़। सर, जब आपके अंडर इंडियन नेशनल टीम ने वर्ल्ड कप जीता था तो आपको उस टाइम पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेडर की एक टाइटल भी मिला था उसके अंदर जी। उसके ऊपर बाद में आते हैं, बट एक लोकल लेवल से निकल के आपको आपकी फर्स्ट बिग ब्रेक कब मिली थी कि आप एक नेशनल लेवल के ऊपर खेलना स्टार्ट किए थे? मैं भी शायद +2 में था तब। हमारे यहाँ पे लोकल में हमारे सीनियर स्टेट हुई हमारे गांव में नालागढ़ में, वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। वो मेरा फर्स्ट नेशनल था। वो हम लोग खेलने गए कुरुक्षेत्र में। उसके बाद सेकंड नेशनल में मेरी इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गई, जो मेरा दूसरा नेशनल था। और उस टाइम पे मुझे लगता है मैं 19 साल का था, हाँ जी। तो हम लोग चाइना खेलने गए। वो जो मेरी सिलेक्शन इंडिया टीम में हुई थी बड़ी कम एज में हुई थी। मेरे फादर का तो ये मान लो आप सपना ही पूरा हो गया। मैंने अपने फादर से जब फ़ोन पे बात की थी तो मुझे बोल रहे थे कि यार मेरे तो ना ऐसे ज़मीन पे पैर नहीं लग रहे कि मेरे बेटे का सिलेक्शन जो है इंडिया टीम में हो गया है। तो जब हम चाइना गए थे हम लोग खेलने, वहाँ पे हमारा गोल्ड मेडल आया था। वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे मतलब यादगार पल है मेरी ज़िंदगी का। सर, जब वो सिलेक्शन होती है तो उस टाइम पे एक ना रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो भरोसा भी नहीं था कि मेरी सिलेक्शन हुई होगी, क्योंकि उस टाइम पे 2 टीमें जानी थी। एक इंग्लैंड जा रही थी, एक चाइना जा रही थी। दोनों टीमें जानी थी, उसमें हाफ प्लेयर जाने थे। मतलब मैक्सिमम सिर्फ 2 या 3 प्लेयर का चेंजेस हुआ था। जो इंग्लैंड जाएगी टीम, उसमें से 10 प्लेयर वो फिर एशियन गेम में जाने थे और उसमें सिर्फ 2 का ही चेंजेस था। तो मैं तो हमारा जैसे आज ट्रायल ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि यार मेरी सिलेक्शन होगी, क्योंकि मैं मेरी कम। सर, ये प्रोसेस वर्क कैसे करती है? मतलब मान लो आपका एज अ प्लेयर फर्स्ट टाइम नेशनल टीम के अंदर सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, उससे पहले प्रोसेस क्या है? उससे पहले प्रोसेस क्या, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हिमाचल से गए, कोई आपके साथ पंजाब से होगा, कोई हो सकता है साउथ से होगा, कोई हरियाणा से होगा। तो इंडिविजुअली हर कोई उस टाइम पे क्या कर रहा होता है? मतलब कैसे ये प्रोसेस वर्क करती है कि एकदम से आपको कॉल आती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ना नेशनल चैम्पियनशिप की एक डेट रखी जाएगी, सेंटर से फेडरेशन रखेगी।
उसके पहले हर स्टेट अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट, जैसे उन्ना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ट्रायल रखेंगे, उन्ना डिस्ट्रिक्ट के सभी प्लेयर यहाँ पे आके ट्रायल देंगे। फिर उन्ना डिस्ट्रिक्ट की एक टीम बनेगी, फिर वो पार्टिसिपेट करेगी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट, जिसमें हिमाचल को इकट्ठा किया, जिसमें सब टीमें फिर भाग लेंगी। उन्ना, सोलन, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, ऐसे उनका टूर्नामेंट करवाया जाएगा। वहाँ से फिर सब बच्चों को चूज़ किया जाएगा, 12 बच्चों को। वो फिर नेशनल के लिए वो हिमाचल की टीम बनेगी एक, फिर वो जाएगी नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पे जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सब टीमें आई होंगी। वहाँ से फिर हर टीम से जो अच्छे अच्छे होंगे उनको चुना जाएगा। उन 45 या 40 बच्चों का एक कैंप लगाया जाएगा। उन 40 बच्चों में से जो बेस्ट होंगे वो फिर इंडिया टीम के लिए खेलेंगे। ये इसका प्रोसेस है। तो जिस टाइम पे सिलेक्शन हुई उस टाइम पे फिर आप जब न्यूज़ मिली आपको, आप घर पे थे? नहीं, मैं वहीं था। जैसे आज शाम को ट्रायल हुए इंडिया कैंप में, तो सुबह हम प्रैक्टिस से आ रहे थे। थोड़ा सा मेरा ये था कि मैं ग्राउंड से सबसे लास्ट में आता हूँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके या कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल सीख करके। तो मैं आराम से अपना आ रहा था ग्राउंड से ना। मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं मेरे, जोगिंदर नरवाल जी, तो उन्होंने मुझे दूर से इशारा किया और वो हंस रहे। तो वो सब ऐसे ना मुझे सब प्यार करते थे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था इंडिया टीम में। तो जैसे उन्होंने मुझे इशारा किया ना, मुझे लगा कि ले भी मेरा पक्का अखबार में ना, उस टाइम ये तो था नहीं नेटवेट ना मैं चलाता था, फ़ोन थे, मतलब ऐसा नहीं था कि आपको फ़ोन पे आ गई आपकी या व्हाट्सएप पे इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ, सिर्फ फेसबुक और कुछ कि हाँ जी कि भाई फ़ोन पे आ गई लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे वो अखबार में आई हुई थी लिस्ट। तो मैंने आगे देखा कि मेरा भाई सिलेक्शन हो गया इंडिया टीम में, हम लोग मकाऊ जाएंगे नवंबर के महीने में। कितनी देर बाद, मतलब जब सिलेक्शन हुआ, नाम आया, उसकी कितनी देर के बाद जाना था आपने? 3-4 महीने के बाद जाना था, क्योंकि कैंप लगता है ना, इंडिया टीम जाएगी उसके लिए प्रैक्टिस कैंप, ये वैसे फिटनेस कैंप ऐसे लगते रहते हैं कंटिन्यू। तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। मेरा इंग्लैंड वाले टूर में मेरा नाम था नहीं, है ना। मेरा जो चाइना जाना था उसमें था। और लकीली ये देखो, अब जो इंग्लैंड की टीम थी ना, वो उस टाइम पे वीज़ा वूजा के चक्कर में वो कैंसिल हो गया वो टूर ही, मतलब जा नहीं पाए वहाँ पे बंदे खेलने के लिए। फिर ये भी मेरा एक लक था कि मैं उस टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ था। मैं जो चाइना जानी थी मकाऊ, उस टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर हम लोग गए वहाँ खेलने के लिए। बहुत बड़ा फंक्शन किया मेरे फादर ने घर पे, बहुत बड़ा, ऐसे जैसे कि मान लो मेरी शादी हो, ऐसे इतना बड़ा फंक्शन हम लोगों ने किया था। बड़े खुश थे मेरे फादर बोले आज मेरा सपना पूरा हो गया। फिर तो जैसे जैसे हम कैंप में रहे, मुझे नॉलेज हो गई कि यार एशियन गेम भी कोई टूर होता है, वर्ल्ड कप भी होता है। उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। मैं सोचता था हर कंपटीशन सेम होता है, पर आप जब प्लेयर बनते हैं तो आपको पता लगता है कि कॉमनवेल्थ जो गेम है उसकी कितनी वैल्यू है, एशियन गेम की कितनी वैल्यू है, या सैफ गेम की कितनी वैल्यू है, ओलंपिक की क्या वैल्यू है। क्योंकि उसके पहले तो इंटरनेशनल खेलना सबको ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल प्लेयर है, मतलब ये अलग अलग इवेंट हैं। कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ से बड़ा इवेंट है एशियन गेम है, एशियन गेम के मतलब कंपेरिजन सेम इवेंट मतलब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड सबसे बड़ा फिर ओलंपिक है, ऐसे। तो फिर हम लोग एशियन गेम खेले। मुझे पता लगा कि ये टूर तो यार अलग है, अगर एशियन गेम कोई खेलता है ना उसको प्लेयर माना जाता है। तो हमें लगा कि यार ये तो खेलना ही चाहिए। फिर अगर जो एशियन गेम वाले की वैल्यू है कि इंडिया में ये माना जाता है कि जो एशियन गेम खेला है कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है या वर्ल्ड कप खेला है, तो फिर वो जिज्ञासा ऐसे आती गई कि चलो अब तो हमने स्टेप रख ही लिया था ना कबड्डी में। तो मुझे लगा कि अब हमें मेहनत ही करनी जानी चाहिए, मुझे एशियन गेम भी ज़रूर खेलना है एक बार लाइफ में। जब इस तरीके की एक बिग ब्रेक मिलती है आपको, आप खुश तो बहुत होते हो उस टाइम पे, पर कहीं ना 1% चांस ये भी होता है यार ये चीज़ कहीं पे गलत ना निकले। आपका मान लो एक बारी नेशनल टीम के अंदर सिलेक्शन हो गया, जब तक चाइना चले नहीं गए, जब तक फील्ड में उतर के खेल नहीं लिए, आपको लगता था बीच में यार? नहीं बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि इनसिक्योरिटी सी होती है। नहीं वो होती है, क्योंकि कबड्डी जो है बड़ी इंजरी वाली गेम है। उन 4 महीने के अंदर आप ये मान लीजिए कहीं इंजरी हो जाए। मैं तो अवॉइड करता था, मैं घर पे आता था, कभी बाइक नहीं चलाई उस दौरान कि घर पे मैं 4 या 10 दिन के लिए मैं घर पे आया तो मैं बाइक नहीं चलाता था। कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाए ऐसे कि कैंसिल हो जाए, हाँ जी, कुछ भी हो सकता है ना। डर तो वो तो कहीं ना कहीं रहेगा आपके मन में कि यार कुछ ना कुछ हो जाए, मतलब कुछ हो ना जाए। अभी लास्ट ईयर जो एशियन गेम थी वो कोरोना के चलते कैंसिल हो गई। वो जो उस टीम में जिन बच्चों के नाम थे उनका तो ऐसे मतलब ऐसा कि फेस ही उड़ गया होगा। एग्जैक्टली। तो वो मैं फील कर सकता हूँ कि उनके दिल पे क्या बीती होगी जब कोरोना टाइम में एशियन गेम मतलब कैंसिल हुई थी। तो ये होता है, ये हर प्लेयर के दिमाग में जद्दोजहद तो चलती रहेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी ज़्यादा आपका फोकस है कि मेरे इंजरी ना हो जाए, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तब भी आप फिर मिस करोगे उसको। जब आप एक बारी टूर के ऊपर चले जाते हो, जैसे चाइना चले गए, तो फिर उस टाइम में फिर रूटीन क्या चलता था आपका वहाँ पे? रूटीन फिर मैच का शेड्यूल आ जाता है जी आपका ना, उसी हिसाब से थोड़ा टाइम का डिफरेंस होता है, तो बस फिर मैचेस खेलो अपने। तो ऐसे टाइम में जब आप एक बारी सिलेक्ट हो गए
तो आपका हिमाचल से नेशनल कैपिटल पहुंचना अपनी टीम के पास, नेशनल लेवल से फिर आपने चाइना जाना है, ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट टेक केयर नहीं बिल्कुल, हाँ फिर वही आपका तो सारा ध्यान फिर सिर्फ ये होता है कि मैंने अपनी फॉर्म में कैसे रहना है। हाँ जी, आपका तो सिर्फ एक ही फोकस है कि आप प्रैक्टिस करो, अपने आप को मेंटेन रखो, बस। ओके जी सर, नेशनल लेवल के ऊपर जब हम लोग खेलते हैं तो एक रिकग्निशन तो मिलती है, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है जी। उसके अलावा एक प्लेयर होने के नाते किस किस तरह के इंसेंटिव जो होते हैं वो प्लेयर्स को मिलते हैं? वो देखिए, जैसे आप एशियन गेम अगर आप खेलोगे, एशियन गेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो हिमाचल में आपको क्लास 1 की जॉब दी जाएगी, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप DSO बनो या DSP बनो। जैसे मैं DSP हूँ तो ड्यू टू स्पोर्ट्स कोटा हूँ, है ना। ये अगर आप सिर्फ एशियन गेम की बात कर रहा हूँ मैं, हम यहाँ पे सिर्फ 3 टूर है, एशियन गेम, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ। इन तीनों गेमों में अगर आप मेडल लेकर के आते हो तो आपको क्लास 1 की जॉब दी जाएगी, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। अगर आप इन तीनों में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको जैसे सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इन चीज़ों में ये पोस्टें आपको ऑफ़र की जाती हैं। इसके नीचे अगर आप सेफ गेम ये खेलते हो ना, या नेशनल में मेडल है, जैसे नेशनल गेम्स हैं इनमें मेडल है, तो आप फिर भी आपको ये सब इंस्पेक्टर या इसमें जैसे जो पोस्टें निकलती रहती है हमारी, एक्साइज इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, ये इन चीज़ों में आप फिर। और सर स्पॉन्सरशिप्स वो साथ में स्टार्ट हो जाती है? तो देखिए, हाँ जी, स्पॉन्सरशिप तो जब से प्रो कबड्डी आई है ना, तब से स्पॉन्सरशिप मिली है। पर पहले आपने नेशनल खेला उसके बेसिस पे? नहीं, उसके बेसिस पे कुछ नहीं है। और इंसेंटिव के तौर पे और बताऊँ, जैसे कि पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको पेंशन है। अगर आप एशियन गेम खेलते हो तो 20,000 के करीब आपको पर मंथ पेंशन है, पूरी लाइफ, है ना। जैसे आप अर्जुना वाले तो उसकी पेंशन है, वर्ल्ड कप खेलते हो उसकी पेंशन है, इनकी लाइफ टाइम के लिए पेंशन है, आपको पूरी लाइफ पैसे आते रहेंगे। मतलब पेंशन आप समझते हैं ना, लाइफ टाइम स्पोर्ट्स की एक पेंशन आपको लग जाती है, ये है। एडवर्टाइजमेंट भी की है उस टाइम पे? नहीं, हाँ काफ़ी, मेरा GNC के साथ था, काफ़ी ड्रीम सेट गो के साथ था, काफ़ी किए हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट्स की जो प्रमोशंस जो टाई अप्स होते थे वो किस तरीके से चलते थे? आजकल तो मार्केटिंग एजेंसीज आ गई हुई हैं, मैनेजर्स आ गए हुए हैं। हाँ वैसे सेम वो सारा कुछ उस टाइम पे भी सेम होता था? सेम होता था। तो सर जब नेशनल आपने खेल लिया एक बारी, तो उसके बाद फिर जो प्रो कबड्डी है उसके अंदर भी आपने करीब 10 सीजन्स आपने डिफरेंट टीम्स के साथ खेला हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल कैसे चलती थी? पैरेलल इन द सेंस कि ये तो देखिए एक टाई अप होता है ना हमारी फेडरेशन का, और जो प्रो कबड्डी लीग के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं, उनकी आपस में बैठ के एक मीटिंग होती है कि भाई वो एक शेड्यूल सेट कर लेते हैं कि नेशनल कब होगा। प्रो कबड्डी की डेट वो उसी हिसाब से रखते हैं ताकि सारे प्लेयर्स फ्री रहें उस दौरान, क्योंकि काफ़ी लंबी लीग है, 3-4 महीने चलती है। तो उस दौरान वो सारी डिस्कस करके फिर उसको सेट करते हैं कि यार ये 4 महीने प्रो कबड्डी चलेगी, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। उस 4 महीने में कोई भी इवेंट नहीं होगा। जैसे वो सेट कर लेंगे ना कि एशियन गेम कब है या सेफ गेम कब है। पर मैं एक चीज़ पूछनी भूल गया आपसे अपने व्यूअर्स के लिए, जब आपका नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो गया था तो ऑलरेडी आप प्रो कबड्डी के पार्ट थे उस टाइम? नहीं, प्रो कबड्डी आई 2014 में। ओके। हाँ जी, और मेरा पहला जो मैं इंटरनेशनल में कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया मैंने, वो 2007 में किया था जी। सो बेसिकली नेशनल्स की वजह से आपको एक हेड स्टार्ट ऑलरेडी मिल चुकी थी, वो प्रो कबड्डी में आपको हेल्प कर रही है। बिल्कुल जी। प्रो कबड्डी के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, क्योंकि प्रो कबड्डी से पहले ना हम कभी भी कहीं भी, मान लीजिए हम एयरपोर्ट पे आए तो कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, अपने चुपचाप ऑटो किए या गाड़ी की अपने घर आ गए। घर पे भी ऐसे लोग, चलो 10 लोग, 20 लोग, 25 जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो आते हैं कि यार लड़का देश के लिए खेल के आए। प्रो कबड्डी में आप यकीन नहीं करेंगे, जब हमारा पहला मैच था ना जी, हम पहला मैच खेलने के लिए मैं गया, तो जब मैं वापस आया ना, कोई 200 मिस कॉल होंगी मुझे। मैंने सोचा ऐसा क्या होगा, मैंने देखा कि भाई फेसबुक पे लोगों ने मेरी फ़ोटो डाली हुई है, हमारा हिमाचल का स्टार, ये वो पता नहीं क्या क्या लिख के। तो मुझे लगा यार तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने घर फ़ोन किया, फिर मेरी मम्मी बोलते कि यहाँ तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ है आंगन में, टीवी पे देख के। मतलब ऐसा क्रेज़ है लोगों में। अगर आप टीवी पे, ये आज भी हमारी ये धारणा है कि अगर कोई इंसान टीवी पे आता है ना, इस पे आता है, तो उसको थोड़ी इंपोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। तो प्रो कबड्डी के बाद तो बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हुई। हम कहीं भी जाते तो लोग झट से पहचान लेते, यार अजय ठाकुर है, यार ये प्रदीप नरवाल है, ये है, ये मजीद चिल्लर है। पहचान मिली है बेसिकली, मतलब आप पहचान कह सकते हैं कि प्रो कबड्डी के आने के बाद हर प्लेयर को एक पहचान मिली है। सर यहीं से एक और बात निकल के आती है,
जब आप नेशनल लेवल पे इंडिया लेवल पे खेल रहे थे और फिर प्रो कबड्डी में आए, इस पूरी एक स्पोर्ट्समैन करियर के अंदर आपके बड़े दोस्त भी बने होंगे जो आपके साथ के फेलो प्लेयर्स होंगे। तो आपस की इक्वेशन किस तरीके से रहती है? वो एक कॉम्पिटिटिव होती है या एक टीम की होती है या फ्रेंड्स की होती है या राइवलरी होती है? हाउ डज इट? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी प्लेयर की लाइफ में आप जाओगे ना तो आप सेल्फिश टाइप के होते हैं। एक जद्दोजहद तो हमेशा रहेगी, क्योंकि जो वहाँ 40 प्लेयर्स हैं ना, वो सब देश के लिए खेलने के लिए आए हैं, वो सब अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। आपकी सबको पता है कि अगर मैं एशियन गेम खेलूँगा तो मैं कहीं ना कहीं मैं डीएसपी, मैं ईटीओ, मैं डीएसओ, मैं इस पोस्ट पे जाऊँगा। लाइफ टाइम की आपको पेंशन है। हमारे यहाँ तो थोड़ी कैश प्राइस कम है, लेकिन हरियाणा में आप यकीन नहीं करेंगे 3-3 करोड़ रुपए मिलता है। अगर एशियन गेम आप खेलेंगे तो आपको 3 करोड़ रुपए कैश प्राइज़ है। तो जद्दोजहद बहुत रहती है, बहुत कंपटीशन की भावना होती है, बहुत मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की भावना होती है कि मैं इससे अच्छा, मैं इससे अच्छा, और उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत। मैं बहुत प्लेयरों को ऐसे देखता हूँ जो सुबह शाम हमारी प्रैक्टिस होती थी इंडिया कैंप में, लेकिन वो दोपहर को आफ्टरनून वो फिर से जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब इस तरीके की। और ये ज़रूरी भी है, अगर आपने अपने देश के लिए आपने खेलना है तो वो ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ये भावना आप में होनी चाहिए, किसी दूसरे को गिराने की नहीं, पर किसी दूसरे से आगे निकलने की। ये हमारे अंदर जद्दोजहद हमेशा होनी चाहिए। तो रहेगा हमेशा, पर वो ये रहना भी चाहिए, पर वो हेल्दी होना चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी जो फर्स्ट स्पॉन्सरशिप थी वो एयर इंडिया की तरफ से आई थी? नहीं, मैं सबसे पहले मैं पंजाब पुलिस में था जी। ओके। मैं पंजाब पुलिस में था। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ, स्टेट नहीं, जो स्पॉन्सरशिप नहीं थी, जो भी कर रहा था मैं उसमें। मतलब आप स्पॉन्सरशिप भी मान के चलिए कि उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप इस तरीके की नहीं थी कि आपको कोई ऐसे कंपनी ने आपको वैसे ही आपको एक टैग के लिए पैसे दे रहे कि मैं एयर इंडिया की टी-शर्ट पहनूँ, वो मुझे पैसे पे करे, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी ऑफ़र होती थी उस टाइम पे। मैं पहले पंजाब पुलिस में था, थोड़े दिन रहा वहाँ पे, फिर मैं वहाँ से छोड़ के मैं इंडियन नेवी में रहा। इंडियन नेवी आर्मी की मैं आपको बात बताऊँ कि आर्मी बहुत डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और वो अपने सोल्जर को इतना रफ एंड टफ बनाती है ना कि आपको, जैसे कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे, मतलब 4 बजे उठ के हमने नीचे ग्राउंड में जाना होता था, तो हम 3 बजे उठ जाते थे। मतलब इतनी टफ ट्रेनिंग आपको देते हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूँ जो आर्मी में हैं, क्योंकि आपको उस तरीके का तैयार किया जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओ। तो वहाँ से मैं भाग आया जो इंडियन नेवी से, क्योंकि मुझे एक तक कि तो मैंने स्पोर्ट्समैन बनना है। सबसे मेरी बड़ी ये थी मेरे दिल में कि यार मैं तो कहाँ आ गया। 1 साल की वहाँ ट्रेनिंग थी, गया तो मैं वहाँ भी ड्यू टू स्पोर्ट्स कोटा ही था, पर वो बोल रहे कि पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ये। और दूसरी बात है भी, ऊंचाई से मुझे बड़ा डर लगता है। अब भी मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। फ्लाइट में अगर सफ़र करना हो ना, मुझे अब भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। और नेवी में क्या था ना, ऐसे पानी में जंप लगाने होते थे, है ना। तो जैसे हमें 10 फुट, 15 फुट, फिर 20 फुट, हम जब 20 फुट पे गए ना तो मैं डर रहा था हमेशा। तो हमारा ना, जिसको ट्रेनर बोलते हैं, हमारा उस्ताद बोलता अभी क्या है, अभी तो आपको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकेंगे। जब मैंने ऐसे सुना ना कि यार ये हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकेंगे, मैंने सोचा अजय ठाकुर यहाँ से भाग ले, नहीं तो तू मर जाएगा। तो उस दिन के बाद तो मैं वहाँ से मन में ना उसे प्लान क्रिएट लग गया करने की, यार यहाँ से मैं भागूंगा वो कैसे भी करके। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर वहाँ से मैं भाग ही आया इंडियन नेवी से। फिर मैं एयर इंडिया में जॉब की, मैंने काफ़ी लंबा अरसा एयर इंडिया में जॉब की, मैंने 9 साल जॉब की मैंने एयर इंडिया में। एक मेरे को एस्पेक्ट पूछना है एज अ स्पोर्ट्समैन। जब आप पुलिस के अंदर हो, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर, ठीक है, या आप पंजाब पुलिस में थे या एयर इंडिया में थे, आपको बेसिकली लिया गया था बिकॉज आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे थे जी। बट हर जॉब के साथ एक जिम्मेदारियाँ आती हैं। बिल्कुल। तो वो जिम्मेदारियाँ आपको उस जॉब की कितनी निभानी पड़ती थी और आप अपनी स्पोर्ट्स को कितना टाइम दे पाते हो, वो चीज़ कैसे वर्क करती है? देखिए, नेवी, पंजाब पुलिस और एयर इंडिया, ये तो सिर्फ स्पोर्ट्स के बेसिस पे ही थी कि मतलब आपको स्पोर्ट्स ही करनी है बस, वहाँ पे और कोई काम तो नहीं। अगर आप मतलब एज अ जॉब भी कर रहे हो तो भी हाँ, आप मुझे स्पोर्ट्स ही करना था वहाँ पे, टोटली स्पोर्ट्स पे ही। हाँ, फोकस करो आप, अपना डाइट पे फोकस करो, अपना खेलो, प्रैक्टिस करो। लेकिन पुलिस में लग गए यहाँ पे तो मैं पूरा वर्क हम लोग करते हैं जो नॉर्मल एक पुलिस ऑफिसर करता है, वो सब हम लोग करते हैं। पुलिस एक अलग डिफरेंट जॉब है सर। एक एस्पेक्ट आपके वर्ल्ड कप टूर का और भी निकल के आता है जी। आप उस टाइम पे कई ऐसे मैचेस भी खेले जहाँ पे आप इंजर्ड थे,
एक मैच आपने ऐसा भी खेला जहाँ पे सुनने में आया था कि आपका 8-9 किलो को तो वेट ही लूज़ हो गया था बिकॉज आपको टाइफाइड चल रहा था। हाँ, मुझे टाइफाइड हो गया था 2014 में। उसके बाद में जो एशियन गेम खेला उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा 14 केजी के करीब मेरा वेट लूज़ हो गया था, मुझे टाइफाइड हो गया था बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंजरी मुझे हुई होंगी लाइफ में, स्पोर्ट्समैन होने के नाते। मुझे जहाँ तक मैंने देखा है सभी प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा इंजरी मुझे हुई है। तो इंजरी के साथ ही तो स्पोर्ट्समैन है ही, यही है ना। इंजरी हमारे जो कोचेज होते वो बोलते थे कि चोट तो ना गहना है कबड्डी प्लेयर का। तो लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा कि इंजरी हो गई मैं नहीं खेलूँगा, कुछ ऐसा है। इंडियंस प्लेयर में ना यही एक प्लस पॉइंट है कि इंजरी के साथ वो खेल सकता है। मैंने फॉरेन प्लेयर में ये देखा, अगर उनकी थोड़ी उंगली में भी इंजरी हो गई ना, वो उसी टाइम बेंच कर देंगे 101%। सर वर्ल्ड कप का भी तो किस्सा निकल के आता है ना कि आप किस तरीके से सिलेक्ट हुए थे उसके अंदर। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले ना मेरे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, मैंने नी का ऑपरेट कराया था और मैं बिल्कुल जीरो खेला था प्रो कबड्डी में। वो कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि यार मैं वर्ल्ड कप नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन जब मुझे पता लगा कि वर्ल्ड कप है उसके दौरान मैंने इतनी प्रैक्टिस की ना बहुत ज़्यादा। मैं एक टाइम सैंड पे, फिर 2 टाइम मैं ग्राउंड में जाता था, सुबह शाम। दोपहर को मैं जिम में भी जाता था, सैंड पे भी रनिंग करता था। तो मैं बहुत ज़्यादा फिट था, बहुत ज़्यादा फिट हो गया था। इवन कि आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट होते थे ना कबड्डी के, जनार्दन सिंह गहलोत जी, अभी तो डेथ हो गई उनकी, मैंने उनको ही फ़ोन कर दिया था कि सर इस टाइम मैं इंडिया टीम में सबसे फिट हूँ। वो मुझे ऐसे बोले कि यार तूने फ़ोन कैसे किया, ऐसे कि फ़ोन क्यों किया मुझे, मैं मतलब तेरी बात थोड़ी सुनूंगा मैं, कि तो सब प्लेयर ऐसे ही बोलते हैं कि मैं बहुत फिट हूँ। मैंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस आप सिर्फ ये धारणा बना के मत आना कि मैं क्या खेला, मेरा जो पास्ट है वो सोच के मत आना। आप ये सोच करके आना कि फ्रेश की मैं अजय ठाकुर को आज देखूंगा ये कैसा खेलता है। फिर बोले चलो ठीक है, अगर तू अच्छा खेला तो तुझे लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में। और मैं है ही उस टाइम बहुत ज़बरदस्त था वर्ल्ड कप में। सर वर्ल्ड कप के ड्यूरेशन में कुछ ऐसा भी हुआ था कि आप इनिशियल टाइम के अंदर बेंच पे थे पर फिर आप किसी तरीके से? नहीं, ऐसे तो मैं वर्ल्ड कप तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था, क्योंकि वर्ल्ड कप से कोई 1-1.5 महीने पहले मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, मेरे कज़न ब्रदर की। मैं छोड़ के कैंप में घर आ गया और मैंने छोड़ दिया कि अब मैंने जाना ही नहीं कैंप को, कि छोड़ो मैं नहीं खेलना वर्ल्ड कप ना, क्योंकि घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी। उसकी शादी को सिर्फ 4-5 महीने हुए थे। तो मैं जैसे ट्रायल रखा हुआ था 12 तारीख को, मैंने अपने दोस्त को दीपक गुड्डे को फ़ोन किया। मैं कहा कौन कौन सेलेक्ट हुआ? बोला ट्रायल तो हुआ ही नहीं आज, बोला किसी कारण से ना कैंसिल हो गए। फिर मैं कहते बोला कल है। मैंने 13 तारीख को फिर फ़ोन किया, बोला कैंसिल हो गए। फिर मैंने 14 को फिर फ़ोन किया, बोला आज भी कैंसिल हो गए। जैसे कि भगवान ने मुझे खिलाना ही था वर्ल्ड कप। ये मैं बोल रहा हूँ कि भगवान का भी आपके ऊपर हाथ होना चाहिए। फिर 16 तारीख को ट्रायल होते, तो रात को 15 तारीख को मेरे कोच का मुझे फ़ोन आया कि तू आ जा यार यहाँ पे ट्रायल दे, कि तेरा मन भी और हो जाएगा, तो तू आ जा जैसे मर्जी। मैंने कहा सर अब तो यहाँ से तो कोई फ़्लाइट ही नहीं है, हिमाचल से सुबह ट्रायल है, मैं कैसे पहुँचूँगा? रात के 10 बजे की बात है ये। हम उनके घर ही बैठे थे अपने कज़न ब्रदर के। थोड़ा हमारा डिफरेंस है, मान लीजिए 700-800 मीटर का डिफरेंस है। और मैं ऐसे ही बैठा था, ऐसे निक्कर में, ऐसे सिंपल घर के कपड़ों में। मेरा भाई बोला तू ऐसे कर, टैक्सी लेके ना तू सीधा दिल्ली निकल जा और मैं तेरी यहाँ से तेरे को टिकट बुक कर देता हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने वैसी चप्पल जो वह, क्योंकि जो मेरे ब्रदर की डेथ थी वो कैंप के दौरान हुई थी। मेरा सामान तो वहीं था इंडिया कैंप में ही। मैंने दीपक को बोला होता, मैं तू जब घर आएगा तो लेकर आना उसको, तो सामान तो मेरा वहीं था। मैं आप मानेंगे मैं चप्पल में ही वहीं से ही पैसे पकड़े, उनके घर से अपने घर भी नहीं गया, मैं टैक्सी में बैठ गया, दिल्ली के लिए निकल गया। सुबह मैं दिल्ली पहुंचा 4-5 बजे। वहाँ से उतने को मेरे भाई ने फ़्लाइट की बुकिंग कर दी थी। और जब मैं अहमदाबाद पहुंचा, तो जब मैं पहुंचा रूम पे, उतने को सभी प्लेयर जाने लग रहे थे ट्रायल के लिए। मुझे मजीद चिल्लर मिला लास्ट में, बोला जल्दी आज शुरू होने वाला है ट्रायल। मैंने जल्दी चेंजेस की और मैं पहुँच गया ट्रायल में। फिर ट्रायल तो मैंने बहुत अच्छा दिया। उस टाइम पर मैं था ही बहुत फिट। और फिर जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे हम, तो मैं बेंच के ऊपर था, मतलब बेंच के ऊपर था। तो उस टाइम पे क्या ना, एक रूल था उस टाइम, पहली बार 14 प्लेयर, मतलब 14 प्लेयर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने, उसके पहले 12 ही होते रहे। तो अंदर किसी ने बोला कि नहीं, एसोसिएशन मना कर रही है, फेडरेशन मना कर रही है, वो बोल रही है कि 12 ही बंदे बेंच के ऊपर बैठेंगे। तो अब कोई माने ना कि भाई कौन बैठेगा। अब मैं फिर मेरा वही इनोसेंट की कोच की बात को कैसे टालना, मैंने कोच साहब को बोला कि चलो मैं बैठ जाऊँगा बाहर, मतलब रूम पे ही रहना था, उधर जाना ही नहीं था, डकआउट में भी नहीं जाना था वहाँ पे, मतलब स्टेडियम में ही नहीं जाना था। तो एक मेरा सुरेंद्र नाटा था, उसको ही बोल दिया कि तू भी बाहर बैठ। हमने कहा ठीक। वो बोला कि चल मैच देखने चलेंगे। मैंने बोला मैच देखने नहीं जाएंगे ना, क्योंकि फोकस आएगा जब हमारे ऊपर कैमरे का, तो घर वाले बोलेंगे आपको वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेजा है, आप स्टेडियम में बैठे हो, टीम के साथ नहीं हो।
मैंने कहा ऐसे तो हम बहाना भी मार सकते हैं कि हमारी इंजरी हो गई, कुछ हो गई। तो फिर हम दोनों कपड़े चेंज कर रहे थे फिर, लेकिन फिर कोच दोबारा आ गया कि नहीं नहीं 14 के 14 को अलाउड कर दिया है अंदर। और मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बेंच पे था। हम पहला ही मैच हारे कोरिया से, लेकिन उसमें मैं ज़बरदस्ती चेंज लेके मैं रेड गया, एक रेड गया, मैं उसमें 2 पॉइंट लेकर के आया। मैं इसकी तो बड़ी अच्छी स्टोरी आती है ना कि आपने अपने कोच को कुछ बोला भी था। हाँ, क्या हुआ तो मैं 2 पॉइंट लेके आ गया। तो फिर मैं नहीं, हाँ जी, नहीं अगले मैच की बात है, हमारा बांग्लादेश के साथ मैच हो गया। तो फिर से हम लोग हार रहे थे, मतलब बहुत टाइट हो गया मैच, हमारे के प्लेयर्स की कैचेज चूचीज हो रही थी। तो मेरी हमेशा आदत है कि मैं ना कोच के साथ ही बैठता हूँ, पहले से मेरी आदत है। आप कभी मेरा कोई मैच उठा के देखना, ऐसे कोच बैठा होगा ना, मैं कोच के साथ बैठूंगा बिल्कुल, क्योंकि मेरी एक ये भी आदत है ना, मैं ऐसे समझाता बहुत हूँ ऐसे बताने के लिए। ये मेरी शुरू से आदत है कि मैं, मेरे को जरूर ऐसे होगा, मेरे से कोई पूछेगा भी ना, मैं जब भी बता देता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो आई थिंक पुरानी प्लेयर्स की आदत है। हाँ, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। और अब कोच साहब उनको तो बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो मैच में थे, हमारे ऊपर वो कर रहे थे। तब देखा तुम लोग कैसे करते हो, इतना बड़ा इवेंट आज फिर टीम हार रही है, तुम लोगों की बस, तुम प्रैक्टिस नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं, ऐसे मुझे डांट रहे। मैंने कहा कोच साहब मुझे क्यों डांट रहे हो, खेल तो हो रहे हैं अंदर। तो बोले नहीं तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने कहा आप मुझे, मैं कहा अपने टीम में वो प्लेयर भेजा है जो भाई नहीं चल रहा, उसको बाहर निकालो, मैं जाता हूँ अंदर। मेरे को बोले तू क्या कर लेगा, ऐसे बोले कोच साहब मुझे कि तू क्या कर लेगा। मैं कहा जी मैं तो ऐसे ही ना, ऐसे पंप जैसे उस टाइम बॉडी ऐसे वार्म अप होती है ना, कि अगर देश आपका हार रहा हो तो आपको गुस्सा आएगा, है ना। तो आपको पता है जब आपको कई बार हम बोले कि भाई सामने गोली चल रही है तो आप जाओगे थोड़ी, पर लेकिन उस टाइम जज्बा ऐसे होता है कि यार मेरे हो जाता है सर, उस टाइम पे चार्ज होते हैं। तो मैंने बोला जी, हम मुझे बोला तू क्या कर लेगा। मैं कहा जी मैं तो 5 मिनट में हरा दूंगा इनको। बोल दे तैयार हो, ऐसे बोला मुझे ना, तैयार हो, जोर। उनकी आवाज़ में बड़ा गड़का है कोच साहब की ना, बलवान जी उनको ना, वो आर्मी रिटायर्ड हो, बड़ा गड़का है उनकी आवाज़ में ऐसे बोलने का। मैंने जल्दी नी कप डाले। जब मैंने नी कप डाल लिए तो मैं फिर अंदर से मुझे डर सा आ गया। मैं कहा यार मैंने ये बोल भी दिया, अगर अंदर जाके मैंने भी ऐसे ही किया ना, मैं कहा तो मारा जाऊँगा कि। बोले कॉन्फिडेंस बहुत था मैंने शुरू से ही। ऐसी थोड़ी मूवमेंट्स होती हैं जो आपको फिर पूरी लाइफ के लिए डिफाइन नहीं, हाँ, मैं वही बोलता हूँ कि मेरा लाइफ में ना, मेरी बहुत आगे आने का, मेरा अर्जुन अवार्ड लेने का मेरा यही है कि मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत है अपने आप पर, बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ हो, मैं अगर कोई और कर सकता है ना तो मैं 100% कर सकता हूँ उस चीज़ को। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त था वो मुझे बोलता था कि मैं यहाँ से जंप कर दूंगा, मैं कहा मैं भी कर दूंगा। तो ऐसे बहस चल रही थी हमारी, बोलता मैं ये भी कर दूंगा, मैं कहा मैं भी कर दूंगा। मैंने उसको बोला देख तुझे लास्ट उदाहरण देता हूँ, अगर सुई है ना, सुई का नक्का, पंजाबी में नक्का बोलते हैं हम, जिसमें से धागा डालते हैं, मगर अगर तू इसमें से निकल जाएगा ना, मैं भी निकल जाऊँगा। मगर तू लास्ट की एक बात है, तू कुछ भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। ये हो सकता है जिसको किसी ने किया ही नहीं आज तक, वो तो इंसान सोचे कि वो सोच में ही नहीं है, पर जिसको कोई इंसान ने कर ही दिया है उसका मतलब है मैं भी कर सकता हूँ, बशर्ते उतना मेरा हार्ड वर्क होना चाहिए। तो उस दौरान की यही बात थी। फिर मैं कोच साहब के कहने से अंदर गया और मैंने सच में वही बात हुई, मैंने 5 मिनट ही लगाए उनको। बांग्लादेश के साथ मैच था, 5 मिनट में मैंने उनकी मतलब ऐसे बड़े बुरे तरीके से मारा मैंने उनको ना, बांग्लादेश को। बस फिर हमारे जो प्रेसिडेंट थे हमारी कबड्डी फेडरेशन की, वो आए, उन्होंने बोला यार इसको किसी ने बाहर बिठाया है, ये तो अंदर खेलेगा आज के बाद लड़का। बस फिर मैं इन 7 हो गया और उसके बाद हमारे कंटिन्यू 5 मैच हुए, 5 में ही मैंने सुपर 10 बनाया और मैं उस टाइम वर्ल्ड कप का बेस्ट रेडर आया। फिर इस टाइम पे आपकी मैरिज होगी हुई थी? नहीं, मैरिज नहीं हुई थी मेरी। मैरिज कब हुई आपकी? मैरिज करवाई मैंने 19 में, जब मुझे पद्मश्री मिला उसके बाद। रिश्ता तो पहले हो गया होगा? हाँ, 16 में। 16 में? 16 रिश्ता हो चुका था आपका? हाँ, 16 में रिश्ता हो गया था। इसके पीछे भी तो कहानी है। हाँ जी बिल्कुल, पूरी बातें बताओ आप, छोड़ नहीं मतलब ऐसा कि तू वर्ल्ड कप से पहले ना मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन थी। तो हम रात को ना ऐसे सपने में क्या, रूम में ना मैं मुझे चिल्ला लेटे हुए थे। मैं उसको बोल रहा था कि यार बस ना मैं छोड़ दूंगा अब कबड्डी, कि बहुत हो गया, पता नहीं मेरी क्यों नहीं परफॉर्मेंस मतलब आ नहीं रही उस लेवल की जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वो मुझे ऐसे ही ना, वो थोड़े बतूनी है, बहुत मजीद चिल्ल रही। बोले यार तू ना ऐसे कर, तू ना शादी करवा ले। मैंने कहा क्यों, ऐसे ही बोल रहे थे। तो मैं भी, उन्होंने शादी करवा ली हुई थी, मजीद चिल्ला जी ने शादी करवाई थी। उस टाइम वो टॉप पे चले हुए थे। बोले देख ले शादी के बाद मैं भी तो टॉप खेल रहा हूँ। ऐसे मेरे दिमाग में ना वो चीज़ घर कर गई। मैंने कहा ऐसा क्यों। बोलता ना कई बार क्या होता है, इंसान का जो लक होता है ना वो ख़त्म हो गया होता है, जितना स्टार स्टूडेंट तेरी लाइफ में था वो ख़त्म हो गया है। अब तेरे साथ दूसरा लक जुड़ेगा ना, मैं भी शायद उसकी किस्मत में हो, वो तुझे मिले। पता नहीं, मैं ना मेरे दिमाग में ऐसे घर बात चल गई। और हमारे ना 15 दिन की कैंप के दौरान रेस्ट थी। मैं घर आया और मैंने घर आते मम्मी को ऐसे बोला कि भाई जहाँ भी आपको करनी है ना मेरी इंगेजमेंट फ़िक्स कर दो। बस मम्मी ने, फिर ये जो मेरी वाइफ भी हैं, इनको देखा ही हुआ था कहीं पे ना
मेरे बुआ जी के घर के पास इनके घर है, और मेरे मम्मी की और मेरी मम्मी ने रिश्ता फिक्स कर दिया कि भाई मैं तेरी लड़की देख के आ गई हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, डन। इस तरीके से मेरा रिश्ता हुआ। और फिर मैं ऐसे मिला भी इनको, अपनी वाइफ को मैं मिला भी ऐसे पूछने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि भाई ज़बरदस्त, क्योंकि मुझे पता लगा कि मेरे और मेरी वाइफ में 8 साल का डिफरेंस है। तो ये उस टाइम कॉलेज स्टूडेंट थे। मैंने कहा यार भाई क्या पता होता है लाइफ में, आजकल आपको पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा ही एक ट्रेंड ही है ये। मैंने कहा यार मैं पूछ के आता हूँ उनको कि भाई वो खुश भी हैं या ऐसे घर वालों ने सोच के कर दिया कि भाई अजय ठाकुर के साथ रिश्ता हो रहा है तो कर दो मतलब कि। तो मैं पूछ नहीं, फिर वो बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, ठीक है मुझे पता है ये। अब मैंने बताया कि भाई ऐसे, फिर चलो वो जो बात हुई मैं आ गया फिर घर। और ये सच बात हुई, जैसे ही मैं, या तो मुझे वर्ल्ड कप में ले जाने के लिए मना ही कर रहे थे, या फिर देख लो आप कि मैं वर्ल्ड कप में बेस्ट रेडर भी आया, खेला भी बेस्ट। वर्ल्ड कप दौरान ख़त्म होते ही मेरा इंडियन कैप्टन का भी मेरा अनाउंस हो गया कि भाई इंडियन टीम का कैप्टन अजय ठाकुर बनेगा। तो फिर तो अर्जुन अवार्ड भी मिला, और भी मैं काफ़ी टूर खेला, पद्मश्री भी मिला। मतलब मेरी वो सच में वो मजीद चिल्लर वाली बात मुझे नहीं पता उसने मजाक में की थी या सीरियस की थी, पर मेरे लिए तो मतलब बिल्कुल वो ऐसे 101% मेरे लिए लक साबित हुआ था। वो वाइफ को पता है ये बात? पता है उनको तो एक बार हम शिमला से आ रहे थे ना, शिमला से हम गाड़ी चला रहे थे, तो वो मुझे कुछ मजाक कर रहे थे, ऐसे ही मुझे टोंट मारते। मैंने कहा यार आप मेरे को मजाक करते रहते हो, पता है मैं अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री हूँ। बोले सब मेरी बदौलत है। मैंने कहा हे प्रभु आपके चरण कहाँ हैं। गाड़ी में बात कर रहा था उनकी, मैं कहा प्रभु आपके चरण, तो उनको तो पता है ऐसे कि ये मानते हैं इस चीज़ को। सर फिर जब आप एक कबड्डी वाले आपको एक पद्मश्री मिला, ठीक है, 2019 में आपको प्रेसिडेंट ने बुलाया एंड देन ही अवार्डेड यू। उसके बाद फिर आप डीएसपी बने। तो अब एक स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं पे पीछे रह गई हुई है। तो डीएसपी बनने के बाद एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर कबड्डी छोड़ने के बाद फिर लाइफ कैसे हो गई? देखिए स्पोर्ट्स का एक करियर है, 30-35 लास्ट ये तो होना ही है। पुलिस में आके मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि पुलिस एक बहुत मुझे जहाँ तक मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी जॉब है। इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि आप किसी को एकदम से रिलीफ दे सकते हो। मान लो किसी गरीब आदमी किसी ने पिटाई की, आप वहीं बुला के दूसरी पार्टी को बुलाओगे, FIR दे दोगे, उसको थोड़ी ऐसे कर दोगे कि मैं आपकी सपोर्ट में खड़ा हूँ। तो जो वो दिल को जो सुकून है ना, वो जो उस टाइम मिलता है किसी की हेल्प करके, वो इसी डिपार्टमेंट में मिल सकता है आपको, है ना। बहुत एक तो यूनिफॉर्म विजिबल पावर है, आपको सब लोग देखते हैं यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो एक अपने आप में एक प्राउड की बात है। पुलिस मुझे लगता है कि अगर सबसे अच्छी जॉब मैं मानता हूँ पुलिस की जॉब को। तो सर जैसे आप एज अ डीएसपी वर्क करते हो, आपके पास एक पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, तो कोई ऐसे कुछ केसेस भी हैं जो आपको बहुत याद रह गए हों कि बहुत पेचीदा केसेस थे या फिर बहुत बड़ा क्राइम था और आपने उसको हैंडल किया, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने हम ना ऐसे पुलिस में देखे, ऑफिसर जो रैंक होती है ना, ऑफिसर रैंक में आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, आपको कंट्रोलिंग पावर। बट सर नहीं, कुछ ऐसे केसेस आते हैं। हाँ जी, एक बार हम लोग ना एक बार यहाँ से कुछ कोई ऐसे फ्रॉड हो गया था कुछ ना 7-8 लाख रुपए का, उसमें हम लोग मेवात गए थे। वो किस्सा मतलब कि मेरे साथ ये मेरे घर में बैठा, ये भी हम लोग साथ में गए थे मेवात एरिए में। बहुत डेंजर एरिया, बहुत मतलब कि अगर आप आज भी वहाँ जाओगे ना, मेवात सर ये नूह वाली बात, नूह वाली बात, जो नूह और मेवात, हाँ। अगर आप आज भी वहाँ चले जाओगे ना, आपको लगेगा कि मैं इंडिया में कहीं 100 साल पीछे आ गया हूँ। सर वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। जी। तो वहाँ पे ना कुछ इस तरीके वहाँ पे क्राइम होते हैं ऐसे फ्रॉड के, मैक्सिमम अगर फ्रॉड किया आप अभी पिछले साल वो पूरा हब था ना वहाँ पे, एक साइबर फ्रॉड का एक पूरा का पूरा साइबर फ्रॉड चलता है वहाँ से, मतलब कि वो तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो मैं हैरान हो गया कि यार आज की डेट में भी ऐसा है, मतलब ऐसा एरिया है हमारे इंडिया में कि जहाँ पे मतलब इस तरीके का रहन सहन, आप उस गांव में गाड़ी नहीं लेके जा सकते। आप अगर किसी गांव में चले गए ना, आप उनको नहीं मालूम कि भाई आप अजय ठाकुर को पकड़ने आए हो या आपको पकड़ने, वो पूरा गांव खाली, सिर्फ लेडीज रह जाएंगी। वहाँ से मतलब किसी को पकड़ के लेके आना ना, मतलब शेर के मुंह में हाथ डाल के लेके आना है। वो किस्सा, वो 10 दिन हम लोग वहाँ पे रहे। 10 दिन के बाद में हमारे हाथ में वो बंदा आया, पर मतलब इतना टफ है ना जी, इतना टफ है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि वहाँ कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी। मतलब सर मैंने एक बात सुनी हुई है पुलिस के बारे में कि जब आप ऐसे किसी आउटर स्टेट्स में या आउटर सिटीज़ में जाते हो जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होता है, तो
वो सारा कुछ पुलिस वालों को अपने खर्चे से करना पड़ता है उस चीज़ के ऊपर, उसकी तरफ से गवर्नमेंट अलाउंसेस नहीं होते, क्या ये सच्चा? नहीं नहीं नहीं, खर्चा तो मिलता है, लेकिन देखिए अगर आप बाहर जाओगे तो उस हिसाब से आप जो हमारी डेली है मान लीजिए 100 रुपये, तो आप आज की डेट में आपको लगता है कि ऐसी मतलब गर्मी sufficient में नहीं होता वो। ऐसी गर्मी में आप 100 रुपये का तो आप पानी ले लोगे? बिकॉज आई थिंक दिस इज अ चैलेंज फॉर अ पुलिस। बहुत बहुत ज़्यादा। वो तो देखिए एक ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस बनी है, वो इसीलिए बनी है ना। बहुत चीज़ें लोग मतलब वीक पॉइंट तो हमारे देख लेते हैं पुलिस के। मैं ये नहीं मानता कि मैं तभी इस पॉइंट को बाहर लेके आया। हाँ, मैं ये नहीं मानता कि सभी पुलिस वाले ईमानदार होंगे बहुत भी। हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आपको कोई, मैं तो देखिए करप्शन, मैं इस चीज़ को तो मैं करप्शन मानता ही नहीं कि आपने किसी से पैसे ले लिए, ये तो देशद्रोह है। करप्शन पता क्या होती है? करप्शन होती है मैं अपनी ड्यूटी पे टाइम पे ना जाऊँ, ये है करप्शन। पैसे लेना किसी से, ये तो देशद्रोह, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। आपने किसी से पैसे ले लिए और आप फिर उसका केस या किसी से आप किसी का ट्रक रोक करके किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो करप्शन नहीं है, वो देशद्रोह है। करप्शन पता क्या होती है? करप्शन होती है कि मैं अपनी ड्यूटी पे टाइम पे नहीं जा रहा हूँ, उसको करप्ट बोलते हैं कि ये कितना करप्ट बंदा है, ये अपना इसको इस चीज़, मुझे पैसे, मेरी 3000 मेरी डेली सैलरी है मेरी डेली की, तो फिर भी अगर टाइम पे ना जाऊँ, कोई लोग मेरे ऑफिस में आए, मैं उनकी अच्छे से बात ही ना सुनूँ, है ना, कुछ कोई ऐसी कोई घटना हो रही है कि मुझे रात को फ़ोन आए, मैं उठ के वहाँ जाऊँ ही ना, वो होती है करप्शन। और जो पैसे लेने हैं ना लोगों से कोई पैसे लेता है या उस किसी चीज़ को क्या बोलते हैं उसको कि घुमा फिरा देता है पैसे लेकर के, वो देशद्रोह है। ठीक है, ये हम लोगों ना इसको करप्शन बोलते हैं, जो पैसे लेना है, ये करप्शन नहीं है यार, ये देशद्रोह है। सर आई थिंक हिमाचल के मामले में अगर देखा जाए तो कंपेयर करें अगर हम लोग भारत के अंदर, तो हिमाचल पुलिस फिर भी एक बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन यकीन नहीं करेंगे, लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि हिमाचल पुलिस का बिहेवियर बहुत अच्छा है। पर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक तालाब में सारी मछलियाँ अच्छी हों, कुछ गंदी भी होंगी, होता रहेगा। जहाँ बहुत ज़्यादा सफ़ेद है वहाँ काला भी होगा, पर 99% आपको अच्छे ऑफिसर्स मिलेंगे पुलिस में। मुझे भी डीलिंग करने के बाद एक्चुअल में ये बात पता चली थी कि जब आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन की बात आती है ना कहीं पे गवर्नमेंट अलाउंसेस कम होती है, इसलिए पुलिस कई बार जा नहीं पाती। लोग कहते हैं ना कि नहीं ये लोग काम नहीं करना चाहते। मेरे को लगता है मैं आपको एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। काम करना चाहते हैं आप, एक बेसिक चीज़ समझें, किसी के साथ 10,000 का फ्रॉड हो गया 10,000 का, आपके साथ पहली बार हुआ है। हम लोग इतना अपने पेज के ऊपर डालते हैं, डेली फेसबुक पे डालेंगे, डेली इंस्टाग्राम पे डालेंगे, लेकिन लोग कभी उनको खोल करके नहीं देखेंगे, जागरूक नहीं होंगे। फिर 10,000 के फ्रॉड के पीछे वो चाहते हैं कि पुलिस यहाँ से जाए, मेवात से वो 10,000 हमारा रिकवर करके लेके आए। उसमें गवर्नमेंट का 10 लाख रुपये चला जाएगा। यहाँ से 10 पुलिस वाले जाएंगे, 10 बंदे ट्रैक करने के लिए बैठे। उनका तो काम ये है कि आपको कॉल किया, आप फ्रॉड के झांसे में फंसे, आपसे 20,000 लूटे, सिम तोड़ी, फेंक दी, न्यू सिम डाल दी। इनको ट्रैक करना बहुत टफ है। फिर एक टीम यहाँ से वहाँ जाएगी, अकाउंट होगा बिहार का, बंदा बैठा होगा मेवात में या वेस्ट बंगाल में। फिर आप देख लो कि वो 10 बंदे यहाँ से जाएंगे, उनकी डेली की खर्चा रूटीन। तो मतलब हम पब्लिक ये कभी नहीं समझेगी कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अवेयरनेस कम। हाँ बिल्कुल। मैं वही कोई चीज़ अगर आप फ़ोन यूज़ रहे हो, पहले उसके बारे में सीख तो लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें हैं। सर ज़्यादा दूर क्यों जाना है सर? अभी पिछले साल एक इतना बड़ा बिटकॉइन का स्कैम निकल के तो आया है, आप देख लीजिए। और उसके अंदर इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे जो उसके अंदर फंस गए। लोगों को इजी मनी की आदत है जी। लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे पास इजी मनी की, हार्ड वर्क कोई करना ही नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ। उसके लिए हर इंसान मतलब इस चीज़ में घुसा हुआ है कि मैं कहाँ से पैसे कमा लूँ, मैं कहाँ से क्या देख लूँ। इतने सेल्फिश हो गए हैं लोग, इतने सेल्फिश कि दूसरे का मतलब कि अपने फ़ायदे के दूसरे का गला काटने से भी नहीं कतराएंगे। मतलब इस तरीके की आज की सोच हो गई है। ये जब तक इंसान खुद नहीं सुधरेगा ना, आप किसी भी क्राइम को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मेरे साथ एक बार मेरे साथ मुझे पत्रकार ने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर पुलिस के होते हुए चिट्टा बिक रहा है। मैं सिर्फ उनको एक जवाब उनसे पूछा था। मैंने कहा मैं उन्ना में आज DSP हूँ, उन्ना में 5 लाख के लोग करीब हैं, 5 लाख की पॉपुलेशन है जो जिनको वोट का अधिकार है। 2 लाख ऐसे होंगे जो 18 साल से नीचे होंगे, 16, 17, 15 साल के होंगे। तो 6-7 लाख लोग उन्ना में हैं और पुलिस वाले सिर्फ 500, जिसमें से हम VIP ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, इलेक्शंस भी करवा रहे हैं, कोल्ड के आगे नाके भी लगा रहे हैं, माइनिंग भी देख रहे हैं, एक्साइज भी देख रहे हैं, चिट्टा भी देख रहे हैं। और हर जितने भी हम बच्चे पकड़ते हैं ना चिट्टे में, उनकी एज होती है 21 से लेकर 26 साल तक।
मुझे लगता है आज की जनरेशन में हर माँ बाप के अपने 1 या 2 बच्चे होंगे। माँ बाप से अपना 1 या 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे, और पुलिस से ये कर रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों को संभालें। पहली एजुकेशन तो सर घर में स्टार्ट घर में है ना। अगर मेरा एक बेटा ही मुझसे संभाला जा रहा है, मैं उसको यही नहीं पूछ सकता कि तू कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। रात रात भर बच्चे गायब हैं। हम मुन्ना में कई बार हम शहर में नाइट पर बच्चे बैठे हुए बाहर, मैं हैरान हूँ कि माँ बाप कहाँ सोए हुए, इतना छोटा घर है हमारा, हम यही नहीं पता करें कि हमारा बच्चा रात को 12 बजे तक बाहर है, वो कहाँ है। और पुलिस से हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि यार पुलिस बस दिन रात। मान लीजिए हम यहाँ कॉलेज में, हमारे देखते बंदा धीरे चला लेगा बाइक, फिर आप देखना फिर तेज़ हो जाएगा जहाँ पुलिस नहीं होगी। जब तक हम अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है समाज के प्रति ये नहीं समझेंगे, पुलिस कहीं का कंट्रोल सिर्फ वो होगा जहाँ पुलिस देख सकती है, जितना हम देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जिनको हम देख ही नहीं सकते। दूसरी बात, आप किससे हेल्प मांग करके देख लेना। अब हम मैसेज देते हैं कि यार किसी के गांव में बिक रहा है, ये कर, बोलते पुलिस पकड़े। अरे ये तक बताने से लोग डरते हैं कि यार हमारे गांव में जी ये नशेड़ी है, कि हमें क्या लेना यार, उनके घर में हो रहा है। पर ये नहीं पता कि उनके घर से धीरे धीरे आपके घर में पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे। सबसे पहले मेरा तो ये भी मानना है कि स्कूल में सिर्फ हमें समाज में रहना कैसे है ये सिखाना चाहिए सबसे पहले। एजुकेशन एक अलग पार्ट है। जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो एजुकेशन काम आएगी। हम जिंदा ही नहीं रहे तो फिर हमारी एजुकेशन किस काम की। सबसे पहले हमें रहना कैसे है समाज में, हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये सीखने की ज़रूरत है, इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सर जब आप अब एज अ डीएसपी वर्क कर रहे हो, कबड्डी के साथ तो आप आज भी जुड़े हुए हो, तो अपने थोड़े से उन इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए जो आप अपने गांव में कर रहे हो अभी। मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी अभी ओपन की। मैंने अपनी लाइफ का जितना अर्न किया था मैं भी उसका 75% मैंने वहाँ पे लगा दिया है एकेडमी में, स्पोर्ट्स एकेडमी में। तो ये मेरी लाइफ का सपना था। किस नाम से है सर एकेडमी? ये कोहिनूर स्पोर्ट्स एकेडमी है। कहाँ पे? ये मेरे गाँव में है, दवोटा में। ओके। तो वो मैं चला रहा हूँ। उसमें 60 बच्चे हैं। मुझे लग रहा है कि उनमें से अगर एक भी कोई इंटरनेशनल बन गया तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे सफल हो जाएगी। सर है वहाँ पे ऐसे प्लेयर्स जो आपको लगता है इंटरनेशनल? देखिए प्लेयर्स तो ऐसा होता है कि मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, पर अभी आपको लगता है कि हाँ, मेरे पास 2-3 लड़कियाँ ऐसी हैं और 3-4 लड़के ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि ये एक दिन बन सकते हैं। सर उनके नाम भी बता दीजिए। हाँ, मेरे पास देखो लड़कियों में तो मेरे पास एक चित्रा है लड़की, लक्ष्मी है, एक श्रेया है लड़की, जो मुझे लगता है कि यार ये आगे चल करके बहुत अच्छी प्लेयर बन सकती है ना। ये मेरे पास 2-3 ऐसे नाम हैं जो मतलब मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं बहुत कल को अच्छा नाम मतलब के कर सकते हैं। और मेरी एकेडमी में जो लड़कों में है उसमें एक युवराज है, ज्योतु है उसका नाम, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे इनके ऊपर ऐसे लगता है कि यार कभी ना कभी ये बन सकते हैं कुछ भी। मतलब देखिए ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, पर उनमें वो लक्षण हैं कि वो दूर तक जा सकते हैं। तो आप इनको वहाँ पे सिर्फ एक एकेडमी प्रोवाइड करते हो या खुद कभी कभी कोचिंग भी करते हो वहाँ पे? नहीं, मैं तो उनके मतलब जब भी मुझे छुट्टी होती है मैं उनको कोच वहाँ पे रखे हुए हैं। ओके। और वो मैं उनको जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं उनके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, बताता हूँ। किसी दिन छुट्टी वाले दिन सर आके आप वहाँ पे एकेडमी देखें। 101% आप मोस्ट सर गोइंग फॉरवर्ड सर आपको क्या लगता है कि सर एक आपके टाइम से और आज के टाइम में कबड्डी का फ्यूचर कहाँ पे सर लगता है आपको? देखिए फ्यूचर आज की डेट में तो बहुत ब्राइट है जी हमारा फ्यूचर। कि जब मैंने कबड्डी शुरू की थी फर्स्ट सीजन में, जो हमारी टॉप बोली थी ना वो ऐसे थी 12,60,000 रुपये। मुझे 12,20,000 रुपये मिले थे। जब भी ऐसे हुआ था कि यार 12,20,000 रुपये मिले हैं इनको, ऐसा था। आज की डेट में जो टॉप बिड हुई ना प्रो कबड्डी में वो 2,69,00,000 की थी। मतलब 7-8 साल में कबड्डी 12 लाख से 2 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर पहुँच गई। तो हर साल जो इसका पर्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो फ्यूचर तो आपका ब्राइट ही है। अगर आप खेलोगे कबड्डी खेलोगे तो नो डाउट कि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। हर एक जगह आप देख के देखिए कि कबड्डी में यहाँ मैं मानता हूँ कि देख मैं लगाऊँ डीएसपी अजय ठाकुर डीएसपी आज कबड्डी वैसे, पूजा ठाकुर ईटीओ है, निर्मला एक लड़की वो एक्साइज इंस्पेक्टर है, एक प्रियंका नेगी है वो इंस्पेक्टर हैं, बहुत एक लड़की कविता ठाकुर है वो आजकल डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कुल्लू में। तो जब हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो क्यों नहीं पहुँच सकती? तो फ्यूचर तो ब्राइट है अगर आप मेहनत करोगे तो। सर आज के टाइम पे अब तो आप डीएसपी हो, पहले आप नेशनल चैम्पियन रह चुके हो। आज के टाइम पे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, डीएसपी सुनना कि? नहीं, मुझे तो ऐसे ही सुनना अच्छा लगता है कि ये वर्ल्ड चैम्पियन है।
उससे बड़ी मुझे लगता है मेरे लिए प्राउड की कोई बात नहीं जब अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं अर्जुन अवार्डी हूँ। डीएसपी तो बहुत हैं जी हिमाचल में, कोई 200 डीएसपी होंगे, पर लेकिन अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 होंगे। तो पद्मश्री लेना या अर्जुन अवार्डी होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डीएसपी बहुत छोटी रैंक है, बहुत बड़ी रैंक है, पर मैं प्राउड फील हमेशा ये करता हूँ कि अगर मुझे कोई बोले कि यार ये अर्जुन अवार्डी है। अर्जुन अवार्ड लेना मतलब कि एक सपने के जैसा है, हर कोई नहीं ले सकता है जी अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, ये बड़े, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे साथ पद्मश्री मिला ना, कई तो ऐसे लोग थे जिनको मरनों उपरांत मिला। वहाँ पे बोला गया कि मेरे साथ कादर खान जी को मिला था, वो उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वहाँ पे बोला गया कि इनको मरनों उपरांत इनको पद्मश्री दिया जाता है। मैं सोचूं यार मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं इतनी कम एज में 30-31 साल की जो मुझे पद्मश्री मिल गया, लोगों को मरने के बाद मिल रहा है। पद्मश्री अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही फील करता हूँ कि अगर मुझे कोई बोले कि यार ये अर्जुन अवार्डी है, पद्मश्री है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, देश से बड़ा कुछ नहीं है जी, कोई रैंक नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी चेस्ट पे तिरंगा लगा तो इससे बड़ा कुछ नहीं है, वो हक आपको ही, आप ही लगा सकते हो। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हमारे व्यूअर्स को अगर आपने एक लाइफ एडवाइस देना हो जो हमारे आने वाले यंग जनरेशन है, तो उनको क्या एडवाइस दोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि नशों से दूर रहें, क्योंकि जब अगर हम नशों से दूर रहेंगे ना तो इंसान की जो सोच है ना वो अच्छी रहेगी। जो इंसान की सोच अच्छी है, अच्छा सोच सकता है, वो अपनी लाइफ में कभी फेलियर उसकी लाइफ में आ नहीं सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर इंसान गवर्नमेंट जॉब ही लगेगा या गवर्नमेंट जॉब पे ही जाएगा। इंसान अगर जिसकी सोच है ना, जिसका विजन अच्छा है, वो कहीं भी सेट हो जाएगा, चाहे अच्छे बिजनेस में, कहीं भी अच्छा यूट्यूबर बन जाएगा, अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाएगा, अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। नशों से दूर रहें। दूसरी मैं एडवाइस करूँगा कि हमेशा अपनों से बड़ों के साथ रहें। लाइफ में एक बात मैं हमेशा देखी है, अगर आप किसी पीछे जो आपके चला है ना, अगर आप उसका हाथ पकड़ के चलेंगे ना तो वो आपको लेट करवा देगा अपने टारगेट तक पहुंचने में। अगर आप किसी आगे जिसने वो लाइफ में वो चीज़ें अचीव की हैं उसका हाथ पकड़ोगे ना तो वो आप थोड़ी, आपकी जो टारगेट की तरफ जाने की जो स्पीड है वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी। हमेशा कोशिश करें अपनों से बड़ों के साथ रहें। कोई भी काम करने से पहले 2 या 3 बार ज़रूर सोचें, मतलब हर एक चीज़ जल्दबाजी में मत करें। मतलब आप कह रहे हो ना कि इफ़ यू आर द वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इन द रूम, चेंज द रूम। बिल्कुल। अजय सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग सर के साथ एक सेकंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमने एक फर्स्ट रिकॉर्डिंग की थी और उसके अंदर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि वो उतनी अच्छी हो पाई है, पर आज जो हमने रिकॉर्डिंग की है उसके अंदर एक अलग चीज़ निकल के आई है। सो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।